सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए सीडीपी का अगला क्लास जो कि बेनिफिशियल होने वाला है आपका सीटेट एंड जेटेट के लिए। ठीक है, तो आर यू वन ऑफ देम हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट और जेटेट, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और जितने भी क्लासेस मैं करवाऊँगा सीडीपी का उन सब क्लासेस को कीजिए। एंड उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से तो फिर आपका भी 30 आउट ऑफ 30 इसको मतलब 100% आप सीडीपी में आराम से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि सीडीपी कहीं ना कहीं और सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना नहीं होता। 30 से 35 क्लास हार्डली लगेगा जैसे मैं करवाऊंगा, तो आई थिंक 30 से पहले 30 क्लास तक में मैं सीटीपी कंप्लीट करवा दूंगा और इसको छोड़ के बाकी और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको 30 क्लास में कंप्लीट हो जाए। और इसका नोट्स भी अगर बनता है ना तो ये तो पतला बनता है, मैंने बनाया था जो आई थिंक कितना 20-25 पेज का नोट्स बनता है और उसी को आप रिवाइज करो देन फिर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो मुझे ये जो कंपैरेटिवली अगर अदर सब्जेक्ट से बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लगता है एंड इसमें कुछ खास है भी नहीं, बस थोड़ा सा समझ के बेसिस पे आप इसको आंसर करना होता है और बहुत ज़्यादा कोई पढ़ने की चीज़ भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा रट रहो। बस इसमें आपका अगर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है ना कि सीडीपी में आखिर आपको करना क्या है तो आपको इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, बस जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का ज़रूरत होता है, जो कि आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से मैं जो वहाँ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस देते रहता हूँ, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए एंड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएँ। अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है, जैसे कि मैं कंप्लीटली लिख के ले आया हूँ पहले से आज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था इसे। ठीक है, फालतू में ही 1 घंटा का वीडियो हो जा रहा था और अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो आई थिंक 30 मिनट में 30 मिनट भी मोर देन इनफ होगा जिसको कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसे आपको सही लगता है, कि पहले से लिखा हुआ आपको अच्छा लगता है या फिर साथ साथ लिखते लिखते चलना है। आप लोगों को कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो चलिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले आप लोगों ने मैगजीन्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिया होगा या फिर जितने भी क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उन सभी क्लासेस को एक्सेस कर लेना क्योंकि जितने भी क्लासेस हैं ना आपको सबको पढ़ना ही ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इसके बाद हम लोग जो है अपना जो है जीन प्याजे वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो जीन प्याजे वगैरह स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता तो होना चाहिए, मैं बार बार वहाँ बोलूँगा कि ये चाइल्डहुड में ऐसा होता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड में ऐसा होता है, इन्फेंसी स्टेज में ऐसा होता है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई ये इन्फेंसी स्टेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसी के लिए आज ये क्लास रखा गया है। देन फिर कल से रियल में सीडीपी यानी कि आप पढ़ोगे, वो सुना होगा आपने ना, ये वाइगोत्स्की इधर आ रहा है, इधर आपका जीन प्याजे चल रहा है, उधर एरिक एरिक्सन, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक है जो भी है तो उन सब के बारे में हम लोग अब इसके बाद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है आपका प्रेगनेंसी स्टेज जिसको कि गर्भावस्था बोलते हैं। एंड आप सब में लगभग सभी को पता ही होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी इस वीडियो को देख रही है या देख रहा है सबको पता ही होगा कि गर्भावस्था का पीरियड क्या होता है, 0 से 9 मंथ होता है। ये आई थिंक सबको ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खाए बताने लायक है नहीं कि गर्भावस्था में प्रेगनेंसी स्टेज कितने महीने का होता है। 0 से 9 मंथ का जो आपका टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी स्टेज में काउंट करते हैं। ठीक है, देन फिर आपका आता है नवजात या जिसको कि प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं, यानी कि जन्म से 1 महीने तक का जो बच्चा होता है, ये जन्म से 1 महीने का जो बच्चा होता है उसको हम लोग प्रीनेटल स्टेज में बोलते हैं, यानी कि नवजात अवस्था को बोलते हैं। हालांकि ये दोनों स्टेजेस आपके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट जो ये तीनों स्टेजेस है आपका। ठीक है, इसके बाद का जो भी स्टेज है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एज ए टीचर आपको इन्हीं तीनों को पढ़ाना है। आपको शैशवावस्था के बच्चे को पढ़ाना है, आपको चाइल्डहुड के बच्चे को पढ़ाना है, आपको एडोलसेंट के बच्चे को पढ़ाना है, तो उधर तो आपको जाएगा नहीं। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो आपका शैशवावस्था है यानी इन्फेंसी स्टेज से पूछा जाता है, चाइल्डहुड से पूछा जाता है और एडोलसेंट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बताऊं तो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए यानी कि अगर आप 1 to 5 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको ये माइंड के अंदर रखना होगा कि आपको आंसर जो करना है खासकर पेडागोजी में और सीडीपी में आपको जो आंसर करना है ध्यान में रख के करना है कि आप जो पढ़ाने वाले हो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए आपका जो पूछा गया है चाइल्डहुड के बच्चों के लिए पूछा गया है या फिर इन्फेंसी स्टेज के बच्चों के लिए पूछा गया है, ये आपको माइंड में रखना है। वैसे इन्फेंसी स्टेज तो वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी वगैरह में हो जाता है, तो आपको बस माइंड में रखना है कि अगर आप 1 to 5 के टीचर बनने वाले हो यानी 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हो तो आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीडीपी में या फिर जितने भी क्वेश्चन आपका जो है क्या बोलते हैं, अरे नाम भी बोल गया उसका, सब्जेक्ट पेडागोजी यानी सब्जेक्ट पेडागोजी लाइक अगर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैथ में जो पेडागोजी आता है या सोशल साइंस में जो पेडागोजी आता है या साइंस में पेडागोजी जो भी आता है उन सब का जो आंसर करना है आपको उसका आंसर करना है। ये बात ध्यान में रख के कि आप
आपका जो है टाइम पीरियड, आप जो बच्चे जिस बच्चे को रख के ये क्वेश्चन बनाया गया है वो आपका चाइल्डहुड में है। अगर आप 6 to 8 में जा रहे हो, आप टीजीटी टीचर बनने वाले हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर करना है उन सारे क्वेश्चंस को आपको एडोलसेंस के बच्चे यानी किशोरावस्था के बच्चों को ध्यान में रख के उसका आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो गया है कि इन्फेंसी नवजात में जो होता है आपका पेरीनेटल में जन्म से 1 महीने के जो बच्चे होते हैं वो आपका नवजात में काउंट किया जाता है। देन फिर आता है आपका इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था। आप 2-3 दिन से अगर आप मेरा क्लास पहले का क्लास कर रहे हो तो आपको पता है बार बार मैं शैशवावस्था करते रहता हूँ। तो शैशवावस्था का मतलब क्या है कि वैसा बच्चा जो कि 0 से 2 साल के बीच में है, वैसा बच्चा जिसका कि एज 0 से 2 साल के बीच में है वो आपका शैशवावस्था में होता है। ठीक है, अब चाइल्डहुड देखो क्या से होता है 3 से, यानी 3 से कह लो या फिर कहीं कहीं 2 से 12 साल लिखा रहता है, तो मेजरली वैसे 3 से 12 साल लिखा रहता है। ठीक है, 3 से 12 साल का जो एज होता है इसमें जो बच्चे होते हैं वो बचपन में यानी चाइल्डहुड में इसको काउंट किया जाता है। इसीलिए अब चाइल्डहुड में देखो यहाँ पे चाइल्डहुड को भी 2 टाइप में बांट दिया है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर या मिडिल चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड तो पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा हिंदी में परेशानी हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाल्यावस्था, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि आपका जो पकड़ है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होना चाहिए। ठीक है, तो और वो भी इतना सा पकड़ तो जो कि चाइल्डहुड को बाल्यावस्था बोलते हैं, इतना सा तो आपको आना ही चाहिए। तो ठीक है, चाइल्डहुड में क्या, चाइल्डहुड को हम लोग बांट दिए 2 टाइप में, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में कौन सा एज ग्रुप आता है, 3 से 6 साल के तक के जो बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में। और लेटर या मिडिल चाइल्डहुड, देखो लेटर कहीं कहीं आपको लेटर चाइल्डहुड भी दिखा रहेगा और कहीं कहीं आपको मिडिल चाइल्डहुड क्या बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था भी लिखा हुआ रहेगा। दोनों का मतलब सेम ही है, कितना 6 से 12 साल तक के बच्चे को अर्ली लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड के में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि चाइल्डहुड को 2 टाइप में बांटा गया, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 साल तक के बच्चे और लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 साल तक के बच्चे को हम लोग काउंट करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है किशोरावस्था, एडोलसेंस। इसमें क्या 12 से 18 साल के तक के जो बच्चे होते हैं, 12 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो हम लोग एडोलसेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें 4 ऑप्शन में कोई लिख देगा, कोई रिफ्लेक्शन उठा लिया, यहाँ से डर्टी एज उठा लिया, यहाँ से टेंशन एज उठा लिया, रीजनिंग उठा लिया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि ये जो इसमें से इन्फेंसी स्टेज का लक्षण कौन सा है, क्या इन्फेंसी स्टेज के बच्चों में कौन सा गुण पाया जाएगा, तो आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन मतलब आपसे 4 ऑप्शन दे रहेगा। ठीक है, चारों मतलब मान लो यहाँ से 2 ऑप्शन उठा लिया, यहाँ से 2 ऑप्शन उठा लिया, यहाँ से 2 ऑप्शन उठा लिया। क्वेश्चन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ठीक है, जैसे कि अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा जो है लक्षण, कौन सा लक्षण एडोलसेंस में देखा जाएगा, मतलब कौन सा लक्षण आपका एडोलसेंस में देखा जाएगा, किशोरावस्था के बच्चों में कौन सा लक्षण देखने को मिलता है। तो आपका एक ऑप्शन रहेगा आपका, चलो हीरो वर्शिप का, चलो एक ऑप्शन आपका हीरो वर्शिप रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा क्यूरियस। तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका डर्टी एज। चौथा ऑप्शन आपका रहेगा चलो लैक ऑफ बेबीहुड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा पूछेगा आपको कि ये 4 टाइप दे देगा, 4 प्रॉपर्टी दे देगा, 4 गुण दे देगा। ये चारों गुण में से एक गुण के बारे में पूछ लेगा कि ये किस लेवल के बच्चों में, यानी किस बच्चों में आपका ये चारों इसमें से कोई एक गुण पाया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरा कि एडोलसेंस के बच्चों में कौन सा गुण देखने को मिलेगा, क्या एडोलसेंस के बच्चों में हीरोमर्शिप देखने को मिलता है, या क्यूरियोसिटी मिलेगा, या डर्टी एज मिलेगा, या बेबीहुड मिलेगा। तो आपको पता है एडोलसेंस के बच्चे में कौन सा गुण मिलता है, हीरो वर्शिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हीरो वर्शिप, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि इससे क्वेश्चन है। और ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे आता है। ये अगर हम लोग पता होता है ना तो फिर हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी मिल जाता है, इसीलिए मैं इसको बता देता हूँ। ठीक, तो चलिए अब पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं इन्फेंसी स्टेज में शैशवावस्था किसको बोलते हैं, 0 से 2 साल तक के बच्चों को इन्फेंसी स्टेज में काउंट किया जाता है। अब 0 से 2 साल तक के बच्चों में क्या क्या गुण हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले उसके अंदर हमको रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, किसी भी चीज़ के प्रति यानी कि कोई भी एक्शन हुआ उसके जस्ट बाद तुरंत हम लोग कोई अगर एक्शन ले लेते हैं वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही है कि अगर कोई बच्चा क्या करेगा, मान लो मैंने फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये आ गए। ठीक है, ये आ गए और कोई बच्चा से हाथ ला रहा था, जैसे यहाँ पे लाया उसको गर्म लगा तो तुरंत से हाथ हटा लिया,
समझ रहे हो, ये मान लो ये आग है, ये आग है, कोई गर्म चीज़ है, मान लो आग नहीं है, तो ये मान लो ये एक रॉड है जो गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बच्चा इसे हाथ लाया, जैसे इसमें टच हुआ, जैसे इसका टच हुआ ना, जैसे टच हुआ तो गर्मी उसको लगा, पूरा गर्म, जोर का गर्म लगा, तो वो तुरंत से हाथ हटा लेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज के बच्चों में रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। अगर आप में से कोई अगर लिखना चाहो तो लिख लो। तो इन्फेंसी स्टेज के बच्चों में रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है, ठीक है। और इन्फेंसी स्टेज में आपको बेबीहुड मीन्स बचपन, ठीक है, बेबीहुड मीन्स बचपन, उनके अंदर बचपना होता है, ठीक है, बेबीहुड आ जाता है। अब बचपना को मैं क्या ही बताऊँ, आपको ही पता है कि बेबीहुड क्या होता है, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज में आपका बेबीहुड आ जाता है। और रैपिड ग्रोथ मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। जो इन्फेंसी स्टेज के बच्चे होते हैं, 0 से 2 साल के तक के जो बच्चे होते हैं, उसमें ग्रोथ है बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। आप 1 महीना में देखोगे इतना सा होगा, फिर अगला महीना जाकर देखोगे इतना, मतलब बहुत तेज़ी से उसका ग्रो हो रहा होता है। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग के यहाँ लिखे हुए हैं कि रैपिड ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच स्टेज, रैपिड ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच स्टेज। तो यू कैन आंसर कि वो सर इन्फेंसी स्टेज में होता है, रैपिड ग्रोथ की स्टेज में होता है, तो इन्फेंसी स्टेज में होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि मान लो, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, हालांकि ये गलत चीज़ होता है, बट अगर कोई फ़ोन है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, चलो ये मेरा फ़ोन है, अब ये फ़ोन है ना, फ़ोन क्या ही दूँगा, चलो ये फ़ोन है, अब ये बच्चों के हाथ में ये फ़ोन था, बच्चों को हाथ में ये फ़ोन था, मैंने क्या किया, इस फ़ोन को ऐसे हटाया और इसे अपने पीछे रख लिया, देखा आपने क्या हुआ। या फिर फ़ोन को हटाओ, ये बच्चे के हाथ में मार्कर था, ठीक है, ये मार्कर था, अब वो मार्कर से बार बार खेल रहा था, जिसके कारण इसका इंक खराब हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि इस मार्कर को फटाक से हाथ के इसके इधर रख लिया निकाल के। तो अब इस बच्चे को पता है, इस बच्चे को क्या पता है कि ये मार्कर कहाँ गया, हालांकि उसके आँख के सामने से तुरंत मैंने हटा लिया, बट उसको फिर भी पता है कि ये मार्कर मेरे कहाँ पे है, ये मार्कर मेरे पीछे में रखा है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। बहुत ईजी से बात है, आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हो कि बच्चा मोबाइल देख रहा था, बच्चा मोबाइल देख रहा था, ठीक है, अचानक से उधर से उसके पेरेंट आते हैं, उसको मोबाइल को हटा के ऐसे कहीं पे रख देते हैं, तो बच्चे को पता होता है कि ये मोबाइल कहाँ गया, वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, ठीक। तो बच्चे के अंदर एक ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। उसके बाद आता है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज किसको बोलते हैं, ओरल स्टेज में वो सारा गुण आता है जिस पे आप देखो होगे, जैसे मेरी एक छोटी सी बैगनी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको बार बार बैगनी बोलता हूँ, मेरी एक छोटी सी भांजी है, ठीक है। वो भांजी भी पता मतलब अपना पैर उठा के मुँह में लग देगी, मतलब हाथ भी ऐसे दिन भर में जब भी वो आती है हम लोग के घर, तो देखते रहता हूँ मैं, जैसे कि हाथ या उंगली सब चबा रही है, मतलब ये सब वो करते रहती है। तो इसको ओरल स्टेज बोलते हैं। ओरल स्टेज में क्या होता है, जो भी बच्चे के हाथ में हो वो सब अपना निकाल के मुंह में डाल देगी, ये आपका ओरल स्टेज होता है। तो ओरल स्टेज में किसको बोलते हैं, ओरल मीन्स आपको अगर पता भी हो कि ओरल जो है इज अ रूट वर्ड फॉर आवर माउथ, ठीक है। तो ओरल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे के हाथ में जो कुछ भी है वो अपने मुंह में डालेगी, ठीक है। तो मेरी बैगनी जो है, मेरी भांजी जो है, वो तो पैर को ही उठा के ऐसे मुँह में डाल देते, पैर का उंगली, ठीक है। तो ये ओरल स्टेज होता है। ओरल स्टेज मतलब जो भी बच्चों के हाथ में है वो अपना वो पटाख से निकाल के मुँह में डाल देगी, चाहे उसको कचरा ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, कुछ ही पकड़ के बस मुँह में डालना है उसको, तो वो आपका ओरल स्टेज होता है। ट्रस्ट स्टेज इस टाइम में जो बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट स्टेज होता है, मतलब जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो लुढ़क रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो दीवार पे अगर मैं बैठा हूँ, ठीक है, वो बच्चा मान लो ये दीवार पे बैठा हुआ है, यहाँ पे दीवार है, उस बच्चा बैठा हुआ है, मैं इसे हाथ बढ़ा दूँ ना तो बच्चा वहाँ से कूद जाएगा, उसको पता है भाई, उसको यकीन पूरा एकदम अंधा यकीन है उसको बोलते हैं ना जिसको अंधभक्त, बिल्कुल वैसा ही कुछ, एकदम अंधा यकीन है उसको कि मैंने ऐसे किया है तो उसको कूदना है बस, गिरूंगा नहीं गिरूंगा उससे कोई मतलब नहीं है, उसको भरोसा ही इतना है अपने जो भी है मम्मी पापा या फिर दादा दादी मामा मामी जिस पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको भरोसा होता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है, इसको ट्रस्ट स्टेज बोलते हैं। आई थिंक देखो मैं सबको बताते जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है किसी स्टेज में। उसके बाद आता है अटैचमेंट स्टेज। अटैचमेंट स्टेज तो आपको पता ही है, अगर मान लो सबसे ज़्यादा जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी से अटैच होती है सबसे ज़्यादा। मान लो मम्मी कोई काम कर रही है, मतलब मम्मी के गोद में थी, ठीक है, अब बच्चा मम्मी के गोद में है, मम्मी कोई काम करने गई तो वो उस बच्चे को गोद से उठा के दादी रख ली, तो वो बच्चा रोने लगेगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या था, बच्चे को तो सिर्फ गोद ही चाहिए था, बच्चे को क्या चाहिए था, बस गोद चाहिए था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गया है कि मम्मी गई तो रोने लगी। फॉर एग्जांपल अभी तो ऐसा नहीं होता, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल अभी के लिए लेता हूँ, जैसे कि बच्चे के हाथ में फ़ोन था, अब फ़ोन से बच्चा इतना अटैच हो गया है कि फ़ोन को हटा के कोई दूसरा चीज़ दे दो तो रोने लगेगी या रोने लगेगा। तो ये आपका अटैचमेंट स्टेज होता है, मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो ये इन्फेंसी स्टेज में आता है आपका अटैचमेंट स्टेज। उसके बाद आता है लैक ऑफ मोरालिटी। इसका क्या मतलब हुआ, लैक ऑफ मोरालिटी का मतलब हुआ बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ होते ही नहीं है। आप माँ हो, पापा हो, छोटे हो, बड़े हो, सबको लगा देगी, मतलब सबको मार रही है वो, कोई मतलब नहीं है आप उसे बड़े हो छोटे हो, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो भी कोई है सबको आके बस मार रही है या मार रहा है, तो आपका उसके अंदर कहने का मतलब एक बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं होते हैं, तो उसमें लैक ऑफ मोरालिटी होता है, ठीक है। अब उसका एक बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है ना, सबसे पहले सोशलाइजेशन कहाँ से होगा,
सबसे पहले किसी भी बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से होगा? अपने फैमिली में होगा। फैमिली में भी कब? जब वो बच्चा होगा। अब उस टाइम में उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो लड़का है तो वो शर्ट पहनना स्टार्ट कर देता है, समझता है कि वो शर्ट हमको पहनना है। अगर वो लड़के उसको फ्रॉक पहनाते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब, और अगर लड़का है, जैसे हम लोग में अगर बात किया जाए तो हम लोग लड़का को अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे हेरे करके बोलते हैं। लड़की को अगर हो तो हम लोग हेयो करके बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है उसका इन्फेंसी स्टेज में ही हो जाता है। आप समझ रहे हो? प्राइमरी उसका जो सोशलाइजेशन होता है आपका, किसी भी बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन वो इन्फेंसी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर इंस्टिक्चुअल स्टेज होता है आपका बच्चों का, उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं किसी भी, यहाँ तो देखना है क्या है, बच्चे तो डिपेंड होंगे ही ना, बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और साथ ही साथ अगर इसको बोला जाए तो बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ होता है ये, बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ होता है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, आई थिंक सब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इन्फेंसी स्टेज के बारे में। चलिए, तो अगर इन्फेंसी स्टेज आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये जो होता है 0 से 2 साल तक होता है। ठीक है, 2 साल तक होता है। अगला देखते हैं। अगला इन्फेंसी स्टेज के बाद आपका आता है चाइल्डहुड में। ठीक है, अब चाइल्डहुड में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चनिंग एज मीन्स बच्चा सवाल कर रहा है, अंधा सवाल कर रहा है। जैसे कि मैं पढ़ाने जाता हूँ ट्यूशन वगैरह, तो वहाँ भी बच्चे आते हैं तो मतलब अंधा सवाल, कुछ भी पूछ रहा है वो, उसके मन में कुछ भी आ सकता है और कुछ भी पूछेगा वो। तो ये क्वेश्चनिंग एज होता है। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि बहुत सारे जो पेरेंट होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर पढ़े लिखे भी होने के बाद भी थोड़े से बिजी होते हैं या थोड़े से गुस्सैल नेचर के होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, तो वो बच्चों के जो क्वेश्चनिंग एज होता है ना, बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको डांट देते हैं या फिर मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो क्वेश्चनिंग एज होता है ना, ये यहीं से बच्चा का माइंड डेवलप हो रहा होता है। जितना बच्चा जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेगा उसके अंदर उतनी ही क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग एज में अगर बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चनिंग एज में क्या, बच्चा अगर कभी भी क्वेश्चन करे तो उसका आंसर एक अच्छे पेरेंट्स को चाहिए, एक अच्छे फैमिली को, एक अच्छे पेरेंट को चाहिए कि उसका अच्छे से आंसर करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर कोई कुछ पूछा तो उसको 2-3 लगा दो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका होता है। तो क्वेश्चनिंग एज का मतलब क्या होता है कि बच्चा कुछ पूछ रहा है, जैसे कि नाव कैसे चलती है तो पक्षी क्यों उड़ रहा है, हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते, तितली कैसे उड़ रही है तो हम लोग क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का होता है जो बच्चे के मन में आते हैं। तो वो सारा क्वेश्चन जो है चाइल्डहुड में ही आता है। चाइल्डहुड में कब? अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये आपका क्वेश्चनिंग एज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टॉय एज। इसमें तो कहने ही क्या बात है, टॉय एज मतलब बच्चे जो है इसी टाइम में, बच्चे जो है अपने बचपन में, चाइल्डहुड मतलब क्या, चाइल्डहुड का क्या मतलब हुआ? 3 से 12 साल। 3 से 12 साल में भी अर्ली चाइल्डहुड मतलब क्या हुआ? 3 से 6 साल। जो बच्चे 3 से 6 साल के होते हैं ना, जो बच्चे 3 से 6 साल के होते हैं वो टॉय से खेल रहे होते हैं, इसलिए इसको, जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो आपका टॉय से खेल रहे होते हैं, इसलिए इसको टॉय एज बोल दिए। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, क्यूरियस है बहुत ज़्यादा, तभी तो वो क्वेश्चन कर रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियस है तभी तो वो क्वेश्चन कर रहा है ना। सीधी सी बात है, अगर वो क्वेश्चन कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसको वो देख रहा है, अच्छे से नोटिस कर रहा है। जैसे एक पक्षी देखा, उसको नोटिस कर रहा है कि वो पक्षी यहाँ बैठा हुआ था, पहले बैठा हुआ था, फिर पक्षी उड़ गया। तो पक्षी उड़ा तो उसके मन में क्वेश्चन आया, भाई पक्षी अगर बैठे बैठे उड़ सकता है तो मैं बैठे बैठे क्यों नहीं उड़ सकता? तो आखिर वो क्यूरियस है, वो नोटिस कर रहा है तभी तो वो क्वेश्चन कर पा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे जो टॉय एज में जो बच्चे होते हैं वो बहुत, टॉय एज में बोल रहा हूँ मैं, अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। प्रिटेंडिंग एज होते हैं। मतलब प्रिटेंडिंग का क्या मतलब होता है? प्रिटेंड कर रहा होता है। जैसे कि अगर मुझे याद है जब मैं बालवीर देखा करता था बचपन में, आई थिंक आप लोग सब में से बहुत किसी ने देखा होगा, या फिर मान लो आप अगर थोड़े से ज़्यादा एज के हो मतलब, तो आपने शक्तिमान देखा होगा। तो शक्तिमान यूँ करके घूमता था, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करते होगे, या फिर शक्तिमान उड़ता था तो आप लोग भी उड़ने का ट्राई करते होगे। कहने का मतलब है कि हम लोग अब प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि अगर वो शक्तिमान है तो मैं भी शक्तिमान हूँ, या फिर मैं भी बालवीर हूँ। हम लोग ऐसा बहुत ज़्यादा करते थे, या फिर बहुत मतलब बच्चे ऐसा करते हैं कि वो जो भी देख रहे होते हैं, जिसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, वो वैसा ही बनने का कोशिश कर रहे होते हैं, वैसा ही प्रिटेंड करने का कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रिटेंडेड एज हुआ। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे होते हैं वैसा बनने का। फिर आपका स्टार्टिंग स्कूल, या फिर अगर इसका और एक एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि वो कुत्ता को भूखते हुए देखा है ना, तो वो भी ऐसे ऐसे घुड़ गया और घुड़ा के भूं 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 कर रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो सब हम लोग प्रिटेंड करने का कोशिश करते हैं। तो आपका फिर स्टार्टिंग स्कूल एज, मतलब हम लोग यहीं पे जो है इसी एज में, यानी इसी एज में कब? अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल्यावस्था में, यानी कि 3 से 6 साल तक के अंदर ही हम लोग अपना स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका स्टार्टिंग स्कूल एज भी यही होता है। कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा किस एज में स्कूल स्टार्ट कर सकता है, इन्फेंसी स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में। तो आपको आंसर करना है अर्ली चाइल्डहुड। वैसे ये बहुत ही क्या बोलूँ, लो लेवल का क्वेश्चन हुआ, जो कि अब तो नहीं पूछा जा सकता। आज से 10 साल पहले अगर पूछा गया हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अब तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब वही उसका आंसर कर देंगे। देन फिर आपका डर्टी एज इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं।
कीचड़ से खेल रहे हैं, धूल से खेल रहे हैं, किसी भी चीज़ से खेल रहे हैं, मतलब हम लोग का कपड़ा वगैरह सब गंदा ही रहता है। तो ये हम लोग इसको डर्टी एज में भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या प्रॉपर्टी है, अर्ली चाइल्डहुड के कौन कौन से लक्षण है कि हम लोग क्वेश्चनिंग एज में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, खिलौने से खेल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हम लोग प्रिटेंड करने का कोशिश करते हैं, यानी अगर डॉग देखे, कुत्ता देखे तो कुत्ता बनने का कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग स्कूल हम लोग यहाँ स्कूल स्टार्ट करते हैं, और डर्टी एज होता है। ये डर्टी एज मीन्स हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। गंदे मीन्स ऐसा नहीं है कि नेचर बाय गंदे होते हैं, हम लोग बस धूल वगैरह से ज़्यादा खेलते हैं, तो डर्टी एज होता है। अब देखो बच्चे का जो है अर्ली चाइल्डहुड ख़त्म होता है, अब आता है वो लेटर चाइल्डहुड में, यानी कि 6 साल के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं। बच्चे स्टोरेज मतलब अपना खिलौने वगैरह को बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं। उसके पास जो भी खिलौना था वो उसको समेट के रखता है कि ये मेरा खिलौना है, इसे कोई नहीं खेलेगा, समझ रहे हो। तो बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं, बच्चे अपने स्टोरेज एज यानी कि अपने पसंदीदा चीज़ों को अपने पसंदीदा, जैसे अगर वो लोग बच्चों के पास कार्टून वगैरह होता है, मीन्स शक्तिमान का फ़ोटो, बहादुर का फ़ोटो, नारुतो का फ़ोटो, मतलब समझ रहे हो, नारुतो का स्टैचू वगैरह, अगर कोई भी चीज़ जो बच्चे को पसंद है तो उसको वो स्टोरेज के साथ उसको संभाल के रखेगा वहाँ पे। यहाँ पे खिलौनों को अपने अच्छे से रखता है वो, मतलब एक अलग जगह में वो रखता है ताकि कोई और उस चीज़ से ना खेले, ठीक है। तो अब बच्चा स्मार्ट हो जाता है इस टाइम, बच्चे को स्टोरेज मतलब स्टोरेज एज मीन्स वो स्टोर करके चीज़ों को रखता है। बच्चे गेम्स खेलते हैं। अच्छा, गेम्स और टॉय में अंतर क्या है आपको इतना तो क्लियर होगा ना। टॉय मीन्स खिलौनों के साथ खेलना, गेम मीन अलग अलग गेम हो सकता है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, या अभी तो क्रिकेट फुटबॉल तो कोई नहीं खेलता भाई, अभी तो पता नहीं क्या हो गया, सबको मोबाइल गेम वगैरह खेलता है। तो कहने का मतलब वो अलग चीज़ है। बच्चे यहाँ गेम्स के साथ खेलते हैं, बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप मीन्स क्या, बच्चे अब बच्चों मतलब बच्चे जो है अपना अपना दोस्त का एक ग्रुप बना लिया होता है, ठीक है। ग्रुप बना लिया था, जैसे कि वो ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो गया या बदमाशी होता है ना, बदमाश करने लगा, बदमाशी टाइप का करने लगा, तो वो गैंग बन जाता है। तो ग्रुप एज, गैंग एज आपका इसी लेटर चाइल्डहुड में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है आपका लेटर चाइल्डहुड का। कौन कौन सा स्मार्ट एज हो जाता है, स्टोरेज एज हो जाता है, वो कहते हैं इसको, और इसके बाद गैम एज, ग्रुप एज, गैंग एज, ये सब आपका लेटर चाइल्डहुड का एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें देखो गैंग एज भी ये इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ज़्यादातर गैंग एज, क्योंकि आप गैंग एज को देखते देखते यहाँ पे एडोलसेंस और चाइल्डहुड में कंफ्यूज हो जाओगे, तो गैंग एज से क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि गैंग एज, ग्रुप एज या गैम एज आपका कब होता है, लेटर चाइल्डहुड में होता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था को, एडोलसेंस को। अब इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो एडोलसेंस का टाइम पीरियड कितना होता है, 12 से 18 साल। 12 से 18 साल। अब यहाँ पे इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज बोला गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज क्यों बोला गया है इसको, चलो बताओ। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इस टाइम जो है ना, कहीं पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है क्या, ये आपका प्यूबर्टी एज होता है। मीन्स क्या, मतलब ये आपका प्यूबर्टी स्टेज होता है। मतलब जो अगर वो लड़का है तो लड़का का बॉडी अलग, इससे पहले अगर एडोलसेंस से बात किया जाए पहले, यानी कि चाइल्डहुड एज में या फिर इन्फेंसी स्टेज में, लड़का और लड़की के बॉडी में कुछ खास अंतर नहीं होता है, ठीक है। और जैसे हम लोग एडोलसेंस एज में आते हैं, यानी कि जैसे हम लोग किशोरावस्था में घुसते हैं, तो हम लोग एक प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं। मतलब अब हम लोगों का दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, अगर लड़का हो, लड़की हो तो उसका मतलब बॉडी से बदलने लगता है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मतलब बॉडी के साथ अलग अलग मतलब चेंजेस होने लगते हैं, तो इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज कहा गया है। इसमें बहुत सारा मतलब बच्चे जो है चिंता करते हैं कि भाई ये मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, बॉडी के साथ जो चेंजेस होने लगते हैं ना, उस चेंजेस के कारण इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज बोला गया है। क्योंकि बच्चे उस टाइम मतलब एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, उसके बॉडी चेंजेस को लेके, या फिर अगर वो लड़की है तो पीरियड्स को लेके उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज बोला जाता है। टेंशन एज बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, इन्हीं सब चीज़ को लेकर बच्चे घबराते हैं, टेंशन में आते हैं, तो इसको टेंशन एज बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये गैंग एज था, यहाँ पे ये जो आपका चाइल्डहुड है ये आपका गैंग एज में आता है। लेकिन अगर इसका बात किया जाए एडोलसेंस में, तो यहाँ पे जो बच्चा होगा ना, वो एक्टिव मेंबर ऑफ गैंग बन जाएगा। गैंग का सबसे बड़ा बदमाश कौन, तो मैं, ऐसा वाला चीज़ आ जाता है। गैंग में सबसे बड़ा अगर बदमाश लड़का कोई है तो वो मैं हूँ, ऐसा वाला चीज़ आ जाता है आपका एडोलसेंस में, किशोरावस्था में। तो ये आपका एक्टिव मेंबर ऑफ गैंग, अंतर समझना, ये गैंग एज में आता है, ये आपका एक्टिव मेंबर, आप उस गैंग के अब आप उस गैंग के एक्टिव मेंबर बन जाते हो, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन एज होता है। कन्फ्यूजन इसीलिए भाई सीधा सा बात है, ये जितना भी है ना, कन्फ्यूजन हो गया, टेंशन हो गया, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म हो गया, ये सब क्यों हो रहा है, प्यूबर्टी के कारण हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, प्यूबर्टी के कारण हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है तो हम लोगों का बॉडी से वगैरह चेंज होने लगता है, बॉडी कैसे अलग अलग होने लगता है। जैसे कि हम लोग का अगर लड़का में देखा जाए तो उसका आवाज़ भारी होने लगता है, लड़कियों में उनका जो है फिजिकली वो चेंज होने लगती है, जो भी कुछ है आप समझ रहे हो। तो इसीलिए इसको कहाँ गया भाई,
इसीलिए इसको टेंशन एज बोलते हैं, कन्फ्यूजन एज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स क्या, या फिर आपको बोल सकते हो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, यानी कि बच्चा अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है। बच्चा अब अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, मतलब वैसा सब चीज़ों के बारे में सोच पाता है बच्चा जो उसको दिख नहीं रहा, अब वो बच्चा इमेजिन कर पाता है। कहने का कुल मिला के यही मतलब है कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाने का मतलब बच्चा अब इमेजिन कर पा रहा है, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव कर पा रहा है बच्चा। इसका क्या मतलब है, मैंने बोला जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर रीजनिंग में एक आता है ब्लड रिलेशन, आप लोगों में से किसने पढ़ा हुआ है, तो ब्लड रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि ये फोटो लगा हुआ है, ये फोटो इसके मामा का, दादा का, बेटा का, चाचा का, ताई का, मौसा का बेटा है। तो हम लोग ऐसे कर रिलेशन जो बनाते हैं ना, ये आपका आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव में, यानी कि मन ही मन वो सब कुछ सॉल्व कर रहा है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाता है, आपका एडोल्फिन एज में आता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव में आपका एडोल्फिन में आता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हमको ऐसा ही लगता है कि ब्लड रिलेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम लोग मन ही मन सब कुछ सोच रहे होता है। अच्छा ये इसका दादा का लड़का है, फिर यहाँ से बेटा का दादा हो गया, मतलब जो भी है वो सब आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव में आता है, यानी मन ही मन आप एक रिलेशन बना रहे होते हो। तो ठीक है, ये आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव हो गया। आप रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाते हो, आप तर्क निकाल पाते हो। रीजनिंग मीन्स क्या, आप तर्क निकाल पा रहे हो, आप हीरो वर्शिप करते हो। हीरो वर्शिप मीन क्या, यहाँ पे देखो हीरो वर्शिप में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे क्या था, डर्टी इज स्मार्ट इज टॉयज क्यूरियस इज प्रिटेंड। हाँ देखो प्रिटेंडिंग एज और हीरो वर्शिप में अंतर है। प्रिटेंडिंग स्टेज और प्रिटेंडिंग एज और हीरो वर्शिप में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही अंतर है। प्रिटेंडिंग एज में क्या करते हो, अगर आप कुत्ता को देखते हो तो आप कुत्ता बनने का कोशिश करते हो, मीन्स कुत्ता बनने का कोशिश मीन्स क्या, भौवा मतलब भौंकने का कोशिश करते हो। लेकिन हीरो वर्शिप में क्या है, जैसे अगर आपको सलमान भाई पसंद है तो आप उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सिमिलरिटी भी है दोनों में। जैसे आपको सलमान खान पसंद है तो आप सलमान जैसा एटीट्यूड अपने अंदर ले आओगे, उसके साथ चलने का कोशिश करोगे, उसके साथ बॉडी बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा करते हो, जो भी मतलब एक अपने आसपास की कोई भी चीज़, यानी अपने आसपास या फिर सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से आप अपना एक आइडियल बना लेते हो, फिर आप उस आइडियल को फॉलो करने लगते हो। चाहे वो आइडियल आपका सोसाइटी में हो, सोसाइटी से आपने किसी को ले लिया कि ये भैया जो है, ये भैया बहुत मस्त लगता है हमको, तो मुझे इसके साथ बनना है, या फिर किसी सोशल मीडिया में किसी को देख लिया कि भाई ये बंदा हमको ठीक लगता है, मुझे इसके साथ बनना है, तो इसको आइडियल वर्शिप बोलते हैं, हीरो वर्शिप बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हार्ड एज बोला है किसने, किलपैट्रिक ने एडोल्फिन को, किशोरावस्था को हार्ड एज बोला है। रीजन सिंपल है भाई, प्यूबर्टी स्टेज के कारण, प्यूबर्टी एज के कारण इसको हार्ड एज बोला है किलपैट्रिक ने एडोल्फिन में। हालांकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन बन सकता है, तो मैंने बता दिया कि एडोल्फिन को हार्ड एज बोला गया किलपैट्रिक ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको एडोल्फिन में अपोजिट सेक्स एट्रैक्शन, मतलब अगर आप लड़के हो तो लड़की के प्रति आपका एट्रैक्शन आने लगेगा आपके मन में, अगर आप लड़की हो तो लड़कों के प्रति आपका एट्रैक्शन, आप एट्रैक्टिव फील करोगे, ठीक है। ये सब कहाँ से होता है, आपका एडोल्फिन एज में होता है। सीधा इसका सिंपल सा रीज़न है, एडोल्फिन में ना जितना भी कुछ हो रहा है उसका बस एक मात्र रीज़न है, वो प्यूबर्टी स्टेज, इसके कारण। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना, अगर आपको इतना सा ध्यान रखना तो बाकी सबका आंसर आप आराम से कर लोगे। एडोल्फिन में जो भी कुछ हो रहा है तो वो बस प्यूबर्टी एज के कारण हो रहा है, ठीक है। अपोजिट सेक्स एट्रैक्शन हो रहा है, आपका हीरो वर्शिप हो रहा है, रीजनिंग और इसको तो छोड़ दो, ये तीनों तो इसके कारण नहीं हो रहा है। बाकी सारा चीज़ जो हो रहा है ना वो सब आपका प्यूबर्टी एज के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा का सारा मैंने समझा दिया, एक अच्छे से धीरे धीरे से आराम से मैंने सबको समझाया है। उसमें भी अगर कोई चीज़ ऐसा बच जाता है, कोई भी पॉइंट जिसमें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट करके बताओ, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ो और वहाँ से आप क्वेश्चन करो, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। वैसे टेलीग्राम पे क्या ही जुड़ोगे, कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगा। या फिर अगर कोई चीज़ ऐसा रहेगा जिसको मुझे अलग से एक्सप्लेन करने का ज़रूरत पड़े तो मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो मेहनत, हमारे चैनल का, हमारे टीम का, हमारे फैकल्टी का अगर मेहनत आपको अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बस आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके साथ आसपास में दोस्त यार कोई अगर तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का, जेटेट का, एसीटेट का, या फिर झारखंड कक्षपाल का, तो उसके साथ हमारे वीडियो या हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दो। बस इतना ही। और बस थोड़ा सा इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना हिम्मत मत हारो। भले ही अभी जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कैंसिल हो गया है, कहीं ना कहीं वो सरकार की नाकामी है, जो भी है उधर, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि भाई सिर्फ हम लोगों के ऊपर नहीं, इसके ऊपर कोर्ट का आदेश है, ठीक है। तो कोर्ट का आदेश, वो भी हाई कोर्ट का आदेश है, तो कितना ही दिन वो खींच सकता है, तो ज़्यादा दिन नहीं खींचेगा। आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। आप अगर आप तैयारी नहीं छोड़ते हो तो आप ऐसे ही बहुतों से आगे चल जाओगे, ठीक है। तो मोटिवेशन अपना डाउन नहीं होने देना है, तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।